Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पाहता पाहता नरेंद्र मोदी सरकारची जवळजवळ 8 वर्षाची कारकीर्द संपली आहे आणि मागे वळून बघितल्यानंतर असं लक्षात येतं की आपण कुठे होतो आणि कुठे आलो याचा आढावा घेण्याकरता सध्याचा काळ अतिशय उपयुक्त आहे। याचं कारण असं की आपल्याला पूर्वीच्या काळाची जर जाणीव झाली नाही तर आत्ताच्या काळात जे बदलतंय त्याचं महत्त्वच समजणार नाही आणि त्यामुळे पूर्वी काय होती परिस्थिती, आता काय परिस्थिती आहे, नेमक्या कोणत्या धोरणांच्या आधारे ही परिस्थिती बदलली गेली आहे, याच्यामध्ये पंतप्रधानांचं व्यक्तिगत आणि संघटनात्मकपणा, सामूहिकपणा, एक टीम म्हणून म्हणा योगदान काय आहे आणि त्यांचा तुम्हा सगळ्यांना देशाचे नागरिक म्हणून संदेश काय आहे हे सगळं समजून घेणं या सगळ्या अनुषंगाने खूप महत्वाचं है, आवश्यक है। 2014 के कैंपेन की अगर मैं याद करूं तो आप में से भी कई लोगों को याद होगा कि एक बहुत जोशीला कैंपेन उस समय चला था और लोगों को एक परिवर्तन की आस थी। बहुत हो गया भाई, अब परिवर्तन चाहिए, ये सबके मन की भावना थी। और अगर हम उसके पहले के लगभग 30 सालों का इतिहास देखेंगे तो हमें ध्यान में आता है कि 80 के दशक के बाद, मतलब 80 के दशक के पहले तो हमने देखा श्रीमती इंदिरा गांधी का काम, उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई थी उसका भी अनुभव किया। उसके बाद लगभग 2-2.5 साल का जनता पार्टी का जो राज था वो भी हमने अनुभव किया और बाद में फिर जनता ने महसूस किया कि श्रीमती गांधी को ही वापस लाना चाहिए और इंदिरा जी वापस आ गई। जनादेश होता है और जनादेश के सामने सब झुक भी गए हैं। उसके बाद राजीव गांधी का राज भी हमने देखा और उसके पश्चात यानी 1989 के बाद जो देश ने अनुभव किया कि यहाँ पर मिली जुली सरकारें लगभग चल ही नहीं सकती, ऐसा लोगों को लगने लगा था। वैसे तो नरसिंह राव जी की सरकार भी मिली जुली सरकार थी, उनको कोई पूरा बहुमत तो था नहीं, मगर जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके उन्होंने सरकार बचाई। तो राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह महज 6 महीने जो प्रधानमंत्री रहे, ऐसे चंद्रशेखर, बाद में नरसिंह राव जी, उसके बाद देवेगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल और बाद में लगभग 6 साल हम सबके प्रिय अटल जी, ऐसी सरकारें लोगों ने देखी। अटल जी की सरकार ने एक साबित किया कि मिलीजुली सरकार भी 6 साल काम कर सकती है और विपक्ष के नेता भी अच्छी तरीके से सरकार दे सकते हैं। सुशासन और विकास, ये अटल जी की सरकार की पहचान बनी थी। उसके बाद किसी के मन में था नहीं, किसी को यकीन भी था नहीं कि अटल जी की सरकार चली जाएगी, मगर हुआ और अटल जी की सरकार रही नहीं और बाद में मनमोहन सिंह जी के 10 साल का काम हमने देखा। ऐसी स्थिति में लोगों को लगने लगा था कि हमारे देश में ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कोई हमारे जीवन में परिवर्तन तो ला ही नहीं रही। इसको देखा उसको देखा मगर कुछ हो नहीं रहा, तो लोग निराश थे। और वैसे देखा जाए तो इस निराशा का एक महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस की शासन शैली था। आज ये कोई राजनीतिक भाषण करने का प्रसंग नहीं है, मगर जब हम अतीत में झांक कर देखते हैं, when we look into the past, we have to review as to what was the history of governance in our country. जैसे कि मैं बताऊं आपको कि स्वाधीनता के बाद अभी हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं
आणि स्वातंत्र्यानंतर आता 75 वर्ष झाली. त्या 75 वर्षाचा प्रारंभ ज्यावेळी झाला म्हणजे 1947 मध्ये, त्यावेळी लोकांची अपेक्षा होती की आता ब्रिटिश गेले, आपलं राज्य आलं, त्यामुळे आता जरा सुखाचे दिवस येतील, आपलं म्हणणं ऐकलं जाईल, आपल्याला हवं तसं आपल्या कल्याणकारी राज्याचं स्वप्न छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे स्वराज निर्माण केलं होतं, आपण सगळ्यांनी जो रामराज्याचा आदर्श ठेवला होता, त्याच्या कुठेतरी आपण जवळ जाऊ अशी लोकांची अपेक्षा होती. पण झालं काय? आजही तुमच्या घरातल्या आपापल्या प्रत्येक घरातल्या आजी आजोबांना विचारा, ते तुम्हाला सांगतील की ज्यांचा जन्म कधीतरी 1930-40 मध्ये झालाय, अशी लोक तुम्हाला सांगतील की त्या काळात पहिल्या 10 वर्षातच आम्हाला असं वाटलं होतं की गोरे अंग्रेज तो चले गए मगर काले अंग्रेज अभी भी है, अंग्रेज तो चले गए मगर अंग्रेजियत अभी भी है. त्यामुळे या प्रकारची एक मानसिकता होती की काही बदललंच नाहीये. याचं कारण काहीतरी बदलायला आपण स्वराज्य मिळवलं आहे ही भावनाच नव्हती. त्यांना घालवून दिलं, आता आम्ही आलो, आता आम्हाला कोणी घालवू शकत नाही, अशा भावनेनी काँग्रेसचं राजकारण सुरू झालं. आणि त्यामुळे जे महत्वपूर्ण, हिंदी में जिसको हम बुनियादी परिवर्तन कहते हैं, ऐसा कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं. अभी एक छोटा उदाहरण मैं दूं आपको कि हमारे जो जिले के प्रशासन के प्रमुख है उसको कलेक्टर कहते हैं, ठीक है ना. ये कलेक्टर मतलब ये क्या कलेक्ट करता है जी? ये रेवेन्यू कलेक्ट करता है. तो क्या रेवेन्यू कलेक्ट करना केवल उतना ही उसका काम है? ऐसा तो नहीं है, उसके बहुत सारे काम है. मगर ब्रिटिशों का फोकस था कि भैया बाकी कुछ हो न हो, प्रशासन चले न चले, कानून व्यवस्था ठीक रहे न रहे, कलेक्ट करो. आजकल कलेक्टर राजनीतिक कुछ पार्टियों ने भी नियुक्त किए हुए दिखाई देते हैं, मगर ये कलेक्टर रहा, बाकी भी लगभग वैसा का वैसा ही रहा. मतलब ये जो जिसको हम कॉलोनियल काल की छाया कहते हैं, वो इतनी और तगड़ी हमारे मन पर छाई हुई थी. आपको याद होगा, थोड़ा सा याद करिए पुराना, 1999 के पहले हमारे देश में जो बजट प्रस्तुत होता था 28 फरवरी को होता था. अभी तो बदला सारा. तो 28 फरवरी को अभी मैं पार्लियामेंट के काम को देखा कि जो भी सरकारी काम होता है वो तो पहले आता है. मतलब जैसे दिन शुरू होता है तो पहले पहले कामकाज वही आता है, क्वेश्चन आवर होता है, 0 आवर होता है, फिर सरकारी काम होता है. मगर बजट कितने बजे आता था? 5 बजे. क्यों? क्योंकि ब्रिटिशों ने यह तय किया था कि जब ब्रिटिश साहिब, हमारा गोरा साहिब अपनी नींद खोलकर नहा धोकर अपने दफ्तर में आएगा, जब वहां पर 11 साढ़े 11 बजेंगे तो भारत में 5 बजेंगे. तो जब तक मैं अपने दफ्तर में नहीं आऊंगा तब तक आपका बजट नहीं आ सकता. फिर भारत ने उस स्वाधीनता काल के पहले से तय किया था कि हमारा बजट 5 बजे आएगा. और ये 1999 तक, यानी अटल जी प्रधानमंत्री बनने तक ये बजट 5 बजे आता था. किसी को मन में आया ही नहीं कि अरे भाई वो साहब चला गया, काय के लिए 5 बजे बजट होता रहा. तो ये जो ब्रिटिशों की छाया रही, उससे देश ने मुक्ति ही पाई नहीं, दुर्भाग्यवश मैं कहूंगा. क्योंकि उस तरीके की मन में कोई तमन्ना नहीं थी, मन में कोई संकल्प नहीं था, उस तरीके का कोई इरादा नहीं था. आणि त्यामुळे काँग्रेसवाल्यांचा या संबंध राज्य कारभार चालवण्याकडे जो दृष्टिकोन होता बघण्याचा, तो इतका विकृत होता. एक प्रकारे एक आपल्याकडे जस्टिस धर्माधिकारी म्हणून होते, त्यानंतर ते सर्वोदय आणि गांधीवादी विचारवंत म्हणूनही प्रसिद्ध होते. तर मी त्यांना मध्ये एकदा भेटलो, तर त्यांनी काँग्रेसची वाताहत का झाली याची खूप चांगली कारणं दिली. ते म्हणले वाताहत आज नाही झाली, ही ज्यावेळी महात्मा गांधींची दुर्दैवी हत्या झाली तेव्हापासूनच काँग्रेसची हा वाताहत व्हायला सुरुवात झाली, कारण नैतिक आधारच राहिला नाही. आणि त्यामुळे ते म्हणाले की आमच्याकडे 1950, 55, 60च्या काळात एक कविता खूप प्रसिद्ध होती. ती कविता अशी होती कि चुने तो मिनिस्टर, गिरे तो गवर्नर, नहीं तो वाइस चांसलर,
और कुछ नहीं तो सर्वोदय है। ये विडंबना थी, क्योंकि कोई पर्पज ही नहीं था। राजनीति में आने का कोई कारण होना चाहिए ना। अरे भैया मेरे पास अभी धन बहुत हो गया, टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो मैं राजनीति करता हूं। ये कोई राजनीति का लक्ष्य नहीं हो सकता। तो लक्ष्य चला गया और इसलिए पर्पजलेस पॉलिटिक्स का पूरा युग हम सभी ने अनुभव किया।